और येलो टीथ जो आजकल हम देखते हैं वो भी अनहेल्दी ही है। अगर किसी के भी येलो टीथ है तो वो अनहेल्दी। देखिए, टीथ का येलोपन होना या वाइट होना ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स के ऊपर भी होता है। हमारे दांतों का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से भी कुछ लेना देना होता है। बिल्कुल, अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है और आप उस खाना खा रहे हैं या फिर आपके मुंह में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से आप में पस आ रहा है, आप उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खाने के साथ अंदर पेट में ले रहे हैं, तो वो एक इन्फेक्टिव है। थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है या थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो लोग ये जो फटाफट आरसीटी करवा ले रहे हैं वो ओके है। अगर आपके इनामल और डेंटिन तक इन्फेक्शन फैला हुआ है या सड़न फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्लीन करके फिलिंग के माध्यम से बचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर अगर वो पल्प की तरफ पहुंच गया है, उसमें इन्फेक्शन लग गया है, तो यू हैव टू गो फॉर रूट कैनाल। आरसीटी ही एक विकल्प है, या दूसरा विकल्प होता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। लोग आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करने लगे हैं, वो नॉर्मल ब्रश से सेफ है या ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, क्या बोलेंगे उसको? ब्रश के ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन लोग टीथ वाइटनिंग करवाते हैं तो ये सेफ है या इससे भी कुछ नुकसान होते हैं? ब्रश करते वक्त हमने देखा है कि ब्लड वगैरह आने लगता है, तो ये नॉर्मल है ना कि ये भी कोई साइन है किसी बीमारी का? या Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. अगर आपको लगता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना ही इनफ है तो शायद आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि कैविटीज, बेड ब्रीथ और गम डिजीज के असली रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं। स्माइल परफेक्ट दिखना और टीथ हेल्दी होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इंस्टाग्राम वाली वाइट स्माइल के पीछे कितना डैमेज छुपा हो सकता है, आज हम वही जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भास्कर लाल। हेलो सर। पहले व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। नमस्ते अच्छी, मेरा नाम डॉक्टर भास्कर लाल है। मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी एंडोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, जिसमें कि मैं MDS हूँ और मैं उसको स्पेशलाइजेशन रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। रांची में मुझे प्रैक्टिस किए हुए अराउंड 13-14 ईयर्स हो गए हैं और मैं इस फील्ड में जनता को सेवा देना चाहता हूँ और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सर, हमारा पहला सवाल है कि आजकल यंग लोग में इतनी कैविटीज़ क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस है? यंग लोग में कैविटी बढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारा शुगर कंजप्शन बहुत बढ़ गया है। हमें स्टिकी फूड्स जैसे चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाने की बहुत आदत हो गई है। बच्चे क्या बड़े भी आजकल उनके कंजप्शन बढ़ गए हैं। शुगरी सिरप्स, शुगरी ड्रिंक्स, जिसमें चीज़ में देखिए आइसक्रीम, एवरीथिंग इज़ वेरी हाई ऑन शुगर। जिस चीज़ में शुगर हाई होता है और हम दांत से खाते हैं, वो हमारे दांतों के पदार्थ कहीं कहीं चिपके रह जाते हैं, जो कि ठीक से ब्रश नहीं हो पाते हैं, रह जाते हैं, तो धीरे धीरे वो लीड्स टू अ कैविटी स्लोली एंड स्लोली। दूसरे अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए हैं, फिर अभी इतनी हैबिट्स हमारे समाज में आ गई हैं, टोबैको हैबिट्स हैं, अल्कोहलिज्म है, तो ये सब से धीरे धीरे दांतों को कमज़ोर होते हैं और कैविटी को फर्दर लीड करते हैं। क्योंकि आज हम लोग जितनी कैविटीज़ और डेंटल प्रॉब्लम्स डील करते हैं, आज से 15 या 20 ईयर्स बैक इतने नहीं थे। इसके कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह हमारा डाइट ही है, ये जो हमारा खाना पीना, जो शुगरी सिरप्स हम लोग खा रहे हैं या बहुत सारा इंटेक कर रहे हैं। ओके सर, लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, दिन भर में अगर 2 बार ब्रश कर लिया, लाइक एक बार सुबह कर लिया उठ के, एक बार रात को सोने से पहले, तो सब कुछ ओके होता है। क्या ये सच है कि ब्रशिंग करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, मतलब उसके पहले कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, ऐसा ये पूरी तरह गलत नहीं है। 2 बार ब्रशिंग करके आप अपने 75 to 80% प्रॉब्लम को आप अलविदा बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग जो नाइट ब्रशिंग करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नाइट ब्रशिंग के समय, नाइट ब्रशिंग करने के बाद आपको जो भी खाना आपके मुंह में फंसा हुआ है वो निकल जाता है। मान के चलिए अगर आप नाइट ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो जैसे आपने जिस चीज़ का कंजप्शन किया, जो चीज़ आपने खाया, वो 8 to 10 आवर्स जो आप सोए तो आपके दांतों में फंसा रहा और उसमें वो इन्फेक्शन को बढ़ाते गया, कैविटीज़ को बढ़ाते गया। अगर नाइट ब्रशिंग कर लेते हैं तो एक हेल्दी स्माइल के साथ क्लीननेस बहुत अच्छा होता है। क्लीननेस अच्छा रहेगा तो उस वहाँ की कैविटीज़ नहीं होंगी, हीलिंग बहुत अच्छी होगी, गम्स हेल्दी रहेंगे, टीथ हेल्दी रहेंगे। तो ये बोलना कि अगर हम 2 टाइम ब्रश करें तो हम 80% प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। पर इसके साथ हमें डाइटरी इंटेक के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और येलो टीथ जो आजकल हम देखते हैं वो भी अनहेल्दी ही है। अगर किसी के भी येलो टीथ है तो वो अनहेल्दी। देखिए, टीथ का येलोपन होना या वाइट होना ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स के ऊपर भी होता है।
जैसे कि अब हम लोग कंपैरेटिवली, अब जैसे वाइटर पीपल में आप टीथ देखिएगा तो थोड़ा येलोइश लगेगा, दैट्स बिकॉज कि वो इल्यूजन है। किसी भी सफ़ेद चीज़ के बारे में कम सफ़ेद चीज़ को देखिएगा तो वो येलो दिखता है। हाँ. वही अगर डार्कर कॉम्प्लेक्शन के पीपल हैं उनके दांत आपको ज़्यादा वाइट दिखेंगे, कलर सेम रहता है। हाँ. जनरली दांत के बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर किसी का थोड़ा येलोइश कलर है और नेचुरल है देन इट्स अ हेल्दी का साइन। ऐसा कुछ नहीं है कि येलो होने से दांत खराब है। दांतों में कैविटी नहीं होनी चाहिए, दांतों में ब्लैक एंड ब्राउन डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल हम लोग फ्लोरोसिस भी देखते हैं कंसेक्टिवली, फ्लोरोसिस में वाइट पैचेस भी नहीं होने चाहिए। ये सब नहीं है और दांत हल्का येलो भी है तो इट्स अ फॉर्म ऑफ नेचुरल। तो दांत के बहुत सारे शेड्स होते हैं, ये होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर हम जो आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेड ब्रीथिंग, मतलब जो स्मेल आती है माउथ से, उसकी क्या रीजंस है? बैड ब्रेथ की मेजर रीजंस है हमारा हाइजीन। ओरल हाइजीन अगर अच्छा नहीं होगा तो बैड ब्रेथ रहेंगे। हाइजीन इन द सेंस कि आप जो खा रहे हैं वो पदार्थ पूरी तरह निकल नहीं रहा है, बहुत सारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ खाना फंस जाता है, स्टेन्स आ गए हैं, कुछ हैबिट्स हैं उसके स्टेन्स फंसे हुए हैं। इन सब के वजह से मुंह में हालिटोसिस हम लोग बोलते हैं कि मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जिसको जो अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो आगे फॉर्म ऑफ पायरिया भी ले सकता है या मसल्स में ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स ढीला हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं और फिर बाद में झड़ जाते हैं। ये सारे प्रोसेस इससे हो सकते हैं। सर हमारे दांतों का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से भी कुछ लेना देना होता है? बिल्कुल, हमारे दांतों से इंटरनल ऑर्गन का लेना देना। अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन है और आप उस खाना खा रहे हैं या फिर आपके मुंह में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से आप में पस आ रहा है, आप उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खाने के साथ अंदर पेट में ले रहे हैं, तो वो एक इन्फेक्टिव है। दूसरा कि अगर कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हम लोग उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। दांत में ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो कमज़ोर हार्ट वाला या हार्ट सर्जरी के दौरान अगर वो हार्ट में लग जाए तो हार्ट को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए हार्ट सर्जरी से पहले बोलते हैं कि सारा सफाई कर लीजिए, आप आरसीटी कर लीजिए, ताकि आपको हार्ट सर्जरी के दौरान और उसके बाद हार्ट की इन्फेक्शन नहीं हो। उसी तरह अगर हम दांत की किसी इन्फेक्शन को बहुत दिन तक अनसुना करते हैं तो हमारे पेट में भी कुछ कुछ इन्फेक्शन कर सकता है, गैस्ट्रिक इंस्टेटाइनल को बढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दांत से बहुत सारी चीज़ रिलेटेड है। एक्चुअली हर बॉडी के हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी अगर अनहेल्दी होगा तो दूसरे को कुछ ना कुछ क्षति तो पहुंचाएगा ही। ओके सर, अभी आपने बताया आरसीटी। जी, आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी इशू होता है वो तुरंत जाके दांत निकलवा लेते हैं, या वो हम कहते हैं कि मतलब उसमें कुछ फिल करवाना। तो ये ठीक है कि अगर थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है या थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो लोग ये जो फटाफट आरसीटी करवा ले रहे हैं वो ओके है? देखिए, दांतों में सड़न लग गया, आप देख रहे हो उसमें ब्लैक है या ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, आप डेंटिस्ट के पास गए तो उसने आपका एक्सरे निकालना होगा। एक्सरे आपका हुआ, एक्सरे में देखिए हमारे दांत में 3 लेयर होते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर आपके इनामल और डेंटिन तक इन्फेक्शन फैला हुआ है या सड़न फैला हुआ है तो उसको हम लोग क्लीन करके फिलिंग के माध्यम से बचा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर अगर वो पल्प की तरफ पहुंच गया है, उसमें इन्फेक्शन लग गया है, तो यू हैव टू गो फॉर रूट कैनाल। आरसीटी ही एक विकल्प है, या दूसरा विकल्प होता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। लेकिन अब फिलिंग के भी इतने अच्छे मटेरियल्स आ गए हैं कि वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सही समय में आप सही रेगुलर चेकअप के माध्यम से अगर फिलिंग भी करवा लें तो आपका दांत एज गुड एज न्यू टूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सर लोग कहते हैं कि आरसीटी करवाने से, मतलब दांत निकलवाने से बाकी आगे के दांत को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। रूट कैनाल इज फॉर सेविंग टूथ, उसमें दांत हम लोग निकालते नहीं है। ओके, रूट कैनाल इज फॉर सेविंग टूथ। एक दांत में सड़न लग गई है, उसकी इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गई है, अब आपके पास 2 विकल्प होता है, या तो आप उस दांत को आरसीटी कराएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है कि हम लोग कैनल्स को क्लीन करके आर्टिफिशियल पल्प डाल के उसको भर के उसके ऊपर से कैप लगा देते हैं, तो वो ही दांत रहता है पर वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ हो जाता है कैपिंग के माध्यम से। दूसरा विकल्प, अगर किसी पेशेंट को मन किया कि मैं नहीं कराऊंगा या फाइनेंशियली वीक है, बोलता है हम नहीं कराऊंगा, तो दूसरा विकल्प होता है उसे निकाल दिया जाए। अगर हम दांतों को निकाल दें तो उस समय तो हमें जो परेशानी हो रही है, जो पेन, दर्द, पीड़ा हो रही है, वो तो खत्म हो जाता है। हाँ। पर एक हम हेल्दी टूथ को मिस कर देते हैं। उस हेल्दी टूथ के मिस करने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि ऐसे तुरंत नहीं स्टार्ट होती है, पर आफ्टर लाइक 5 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर्स आपको वो सारे दिखने लगेंगे कि अगल बगल के दांत हिल रहे हैं, ऊपर के दांत थोड़े से नीचे आ गए हैं, उसको हम लोग पैथोलॉजिकल माइग्रेशन बोलते हैं। आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, जिस साइड आपका दांत निकला आप उधर से चबा नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सेंसिटिविटी ये अचानक स्टार्ट हो जाता है, क्या रीजंस है इसका? आपको मैंने बताया जैसे दांतों के 3 लेयर होते हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। अगर आप
दांत आपके घिस रहे हैं, कि सपोज कि आज हम लोग इंस्पेक्टरी के 30 इयर्स 40 इयर्स में तो नहीं घिसते हैं, और 60 इयर्स के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लग रहा है कि धीरे धीरे सेंसिटिव हो रहा है, तो दांत की लेयर्स घिसते रहती हैं। इनामल डेंटिन तक जब तक वो रहता है तब तक सेंसिटिविटी बहुत कम फील होती है, पर वो जैसे ही पल्प की तरफ बढ़ने लगता है तो वी स्टार्ट फीलिंग सेंसिटिविटी। अगर जनरलाइज एट्रूशन है तो आजकल बहुत अच्छे पेस्ट वगैरह आ गए हैं जो कि उसको बहुत अच्छे तरीके से रोक देते हैं, और लंबे समय तक आप बिना आरसीटी या एक्सट्रैक्शन के आप रह सकते हैं। अब किसी रीज़न से अगर वो नहीं रुक रहा है, पेस्ट से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर रूट कैनल। तो रूट कैनल करने के बाद सेंसिटिविटी ऑफ पेन चला जाता है। लोग आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ करने लगे हैं, वो नॉर्मल ब्रश से सेफ है या ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, क्या बोलेंगे उसको? ब्रश के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन टेक्निक्स आर ऑलवेज यूज़फुल। जैसे कि पावर ब्रशेस का इन्वेंशन हुआ था कि जैसे कि कुछ लोग स्पेशल चाइल्ड होते हैं या कुछ ओल्ड एज पीपल होते हैं जो अपने से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए पावर ब्रश आया था कि उससे जो दूसरे व्यक्ति जो उनके ऊपर उनका ब्रशिंग करें, उनके दांतों को साफ करें, उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, वो आराम से गोल गोल खुद ही घूमते रहता है, खुद ही वाइब्रेट करता है, तो मोस्ट ऑफ द कैलकुलस या फूड प्रोडक्ट को निकाल दे। ऐसे ऐसा जनरल पीपल को इलेक्ट्रिक ब्रश की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश से कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, पर उसकी जो टेक्निक होती है वो आपको सही से सीखनी चाहिए, और सही टेक्निक के माध्यम से वो भी ख़राब नहीं है। एज सच पब्लिक को कुछ इलेक्ट्रिक ब्रश के लिए हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बोथ आर ओके, एज गुड एज यू आर डूइंग विद अ गुड टेक्निक। सर आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चारकोल टूथपेस्ट का ट्रेंड चला हुआ है, ये चारकोल टूथपेस्ट सच में काम करता है? नहीं, चारकोल पेस्ट या फिर हम लोग डाबर रेड या जो भी पेस्ट की हम लोग बात करते हैं उसमें अब्रेसिव बहुत होता है। अब्रेसिव इन द सेंस कि सिलिका पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले जाते हैं या कोल के पार्टिकल्स डाले जाते हैं, तो उन पार्टिकल्स से अगर आप रेगुलर ब्रश करिएगा आपको फ्रेशनेस और क्लीननेस तो रहेगा, पर वो आपके दांतों को बहुत स्पीड के हिसाब से पतला करते जाएगा। यू स्टार्ट फीलिंग सेंसिटिविटी मच अर्लियर। तो इसीलिए हम लोग को चारकोल या किसी भी बहुत ज़्यादा इसे नहीं, फैंसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारा जैसे मानवीय नॉर्मल कोलगेट, पेप्सोडेंट या डॉक्टर रेड्डी कैस्टोलिन आर, जो भी एक नॉर्मल पेस्ट यूज़ करिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। विजडम टूथ निकलवाना पड़ता है हर किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। विजडम टूथ उनको निकालना पड़ता है जिनको विजडम टूथ से प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरे मुंह में 4 विजडम टूथ है, एक से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग एक को निकालना चाहते हैं, बाकी 3 को हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर विजडम को निकालना पड़े, पर विजडम टूथ अगर इन्फेक्शन कर रहा है, सड़ गया है, या उगने के समय में पेरिकोर्नाइटिस मस्कुलर इन्फेक्शन कर रहा है, मांस का इन्फेक्शन कर रहा है, तो हम लोग उसको निकालते हैं, अदरवाइज वी लीव इट। ऐसा निकालना कोई 100% ज़रूरी नहीं है। ब्रेसेस जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या सिर्फ दांतों को सीधा करने का ही काम करते हैं या और भी कुछ काम होता है ब्रेसेस का? देखिए, ब्रेसेस बेसिकली ब्रेसेस एंड अलाइनर्स हम लोग बोलते हैं। जैसे ब्रेसेस में हम लोग क्लिप्स लगाते हैं, तो क्लिप्स लगाने के माध्यम से हम लोग दांत को सीधा करते हैं। बहुत बार हम लोग उसके स्माइल डिज़ाइनिंग भी करते हैं। जैसे दांत तो सीधे हैं पर कोई दांत छोटे दिख रहे हैं, कोई दांत बड़े दिख रहे हैं, आपको स्माइल परफेक्ट चाहिए, जैसे बॉलीवुड स्माइल हुआ, आपको एक स्पेसिफिक अभिनेता या अभिनेत्री की जैसे आपको स्माइल चाहिए, या चाहते कि नहीं हम ये दांत मेरा बड़ा दिखे, ये छोटा दिखे, तो उसको भी हम लोग ब्रेसेस के माध्यम से स्माइल डिज़ाइनिंग कुछ हद तक कर सकते हैं। आजकल हमारे पास अलाइनर का ऑप्शन है। अलाइनर आर इनविजिबल ब्रेसेस, इनविजिलाइन बोलते हैं या अलाइनर्स बात करिए, तो उसमें आपको ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सेट्स ऑफ अलाइनर आते हैं, उसको आप रिप्लेस करते जाइए, आपके दांत सीधे भी हो जाएंगे, एंड वॉट एवर यू डिज़ाइन यू कैन गेट थ्रू इट। और अभी इसमें और अच्छा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि मान के चलिए आपको कराना है तो आप पहले एक स्कैन दीजिए, एक एक्सरे कराइए, आपका पोस्ट पहले ही दिख जाएगा। AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि 6 महीने या 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद आप ऐसा दिखोगे। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, यू कैन गो विद दैट ट्रीटमेंट। जैसे कि पहले ब्रेसेस लगाए तो हम लोग एंड प्रोडक्ट आपको नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि दैट्स अ मैनुअल प्रोसेस। वो जब एंड होगा तो ही आपको दिखेगा, उस समय आपको चेंजेस चाहे तो नहीं कर सकते। पर अलाइनर्स में आप पहले भी चाह सकते हैं, नहीं मैं इसको थोड़ा सा छोटा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये इतना ही दिखे, ये कम दिखे, ये थोड़ा घूमा हुआ रहे, ये ऐसा दिखे, तो वो सारे करेक्शंस हम लोग अलाइनर में ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग, लोग टीथ वाइटनिंग करवाते हैं, तो ये सेफ है या इससे भी कुछ नुकसान होते हैं? देखिए, डिपेंड्स अपॉन कि आप टूथ वाइटनिंग के लिए क्या मटेरियल यूज़ करें, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत सारी अच्छी कंपनी की भी आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, और कुछ आते हैं जो थोड़ी चीपर होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने से तुरंत आपको सेंसिटिविटी या दांतों में क्रैकनेस या मुंह का टेस्ट ख़राब होना, आपको टिश्यू बर्न, ये सब शुरू हो जाते हैं। पर अगर टूथ वाइटनिंग एक अच्छी कंपनी के माध्यम से किया जाए तो बहुत हद तक वो ठीक रहता है।
पर ऐसा नहीं है कि हर साल आप टूथ वाइटनिंग कराएं। टूथ वाइटनिंग कराएं 2-3 साल में एक बार, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। सर कभी-कभी ब्रश करते वक़्त हमने देखा है कि ब्लड वग़ैरह आने लगता है। तो ये नॉर्मल है आना कि ये भी कोई साइन है किसी बीमारी का या देखिए, किसी ब्लड इश्यू का? आना सबसे बड़ा साइन होता है मस्कुलर इन्फेक्शन का। आपका टिश्यू में इन्फेक्शन है, आपके टिश्यू मसल्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, कि आपका जिंजाइवा या गम्स जो बोलते हैं वो ब्लीड कर रही है। दूसरा, ब्लीडिंग की बहुत बार ज़रूरत होती है, या आप बहुत ज़्यादा कड़ा खाना खा लिए, उसमें चोट लग गई है तो भी कभी ब्लीड होता है। इम्प्रॉपर ब्रशिंग हो गई है, ब्रश से ही चोट लग गई है तो भी ब्लीड होता है, तो उसको एक्सेस करना चाहिए। बहुत बार कैलकुलस या किसी गंदगी जम जाती है, उसको सफाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर वो मस्कुलर आपके टिश्यू में वो इन्फेक्शन करने लगता है, जिंजाइवा में इन्फेक्शन लग जाता है, तो उससे भी ब्लीड होती है। तो उसे हमें एक्सेस करना पड़ेगा कि ब्लीडिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। बहुत बार दांतों में इन्फेक्शन है, पस जम गया तो पस भी ब्लड के साथ मिलकर निकलता है, तो आपको लगेगा ब्लीडिंग हो रही है। बहुत बार पायरिया जैसे बीमारियां रहती हैं, आप जैसे कड़ा चाहिए एप्पल बाइट करेंगे तो एप्पल्स में भी आपको दिखेगा कि ब्लीडिंग आ रही है, तो वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। पर ब्लीडिंग होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके। और हमने कई बार देखा है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ खाते ही कभी-कभी मसूड़े बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। वो फूल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपको वहाँ उसमें इन्फ्लेमेशन क्यों है। इन्फ्लेमेशन एक वही आपको बोला कि मसूड़े में चोट लगने से भी हो सकती है। दूसरा कि आपका जो दांत की हड्डी है वो अब उतनी ताकतवर नहीं है कि आप उतनी कड़ी चीज़ों को खाएं। अच्छा। जैसे एक समय तक हड्डी मजबूत होती है तब आप सब कुछ खा सकते हैं, कड़ी चीज़ों को भी चबा सकते हैं। पर जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होता है, बोन अपनी डेंसिटी लॉस करता है, बोन की लेवल कम होते जाती है। उस समय अगर आप कड़ी चीज़ों को करते हैं तो वो सीधे चोट मसूड़े में लग जाती है या हड्डी में लग जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है। सर आपका अभी तक का अगर कोई सबसे बहुत ज़्यादा शॉकिंग डेंटल केस है तो वो क्या है? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, पर एक पर्टिकुलर केस है। एक बच्ची आई थी अराउंड 21 ईयर्स की, तमाड़ से। तो उनके साथ प्रॉब्लम थी कि उसके दूध के दांत झरे, तो उसके परमानेंट टूथ आए ही नहीं। ओके। उसके दांत ही नहीं थे, उनके दूध के दांत झड़ गए, देयर वाज नो टूथ। इसको एनाडोंशिया बोलते हैं, कंप्लीट एनाडोंशिया। बहुत रेयर है पर होता है। उस केस में उसकी हड्डी बहुत पतली थी। वो लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो उनके पास बहुत फाइनेंशियल भी वो लोग स्ट्रांग नहीं थे। तो उनको हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको कैसा दांत चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमें फिक्स दांत चाहिए, क्योंकि शी वॉज इन अ मैरिंग एज, और गांव में जैसे विदाउट टूथ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेटिंग मैरिड, ऑल्दो शी वॉज अ वेरी गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग उससे। सो उनको हमने फुल माउथ इम्प्लांट सर्जरीज़ के लिए बोला, उन्होंने कराया, और शी इज़ नाउ वेरी हैप्पी आफ्टर लाइक 4 years हो गए हैं। आज भी वो आती है हमारे पास, तो इज़ वेरी नाइस, इज़ वर्किंग गुड। और अच्छी बात यह है कि उसके हस्बैंड को अब तक नहीं पता है कि उसके नकली दांत। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन सवाल जवाब डेंटल इश्यूज को लेके। अगर इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। तो देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।